everyone, what's up? I welcome all of you to एकाग्रता सीए। मेरा नाम है वंशिका और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ हमारे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का वन शॉट रिवीजन। यानी कि हम लोग इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पे आज इस क्लास में बहुत ही अच्छे से पूरे तरीके से कवर करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना और अपने इस चैप्टर के पूरे सिलेबस पर कमांड पाना, राइट? ओके चलो, सो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेसिकली इसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखो, जब भी हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने के बाद में बहुत ही बेस लेवल पर ही सही, लेकिन हमें अपनी लीगल एडवाइस, अपने लीगल रिलेटेड कंसल्टेशन जो है अपने क्लाइंट्स को कुछ एरियाज में कहीं ना कहीं देनी पड़ती हैं। टैक्स लॉ से बहुत सारी लीगल चीजें लिंक्ड होती हैं, तो वही चीज हमको एक बेसिक लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉज, ये सारी नॉलेज हमको एज सीएज होनी चाहिए। इसीलिए आपका लॉ का सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया था और यही ऑब्जेक्टिव है आपके इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चैप्टर का, जहां पे हम लोग बेस से स्टार्ट करते हैं कि लॉ क्या होता है, लॉ बनता कैसे है, एक बिल पार्लियामेंट में कैसे पास होता है, कितने तरीके के लॉज होते हैं, कितने तरीके के कोर्ट्स होते हैं। तो ये सभी चीजें हमारी इस इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है that as chartered accountants it is expected that one should have the basic and threshold level knowledge of law, और उसी के लिए हमने so that we can advise the management and the clients। उसके बाद हमारी आ जाती है सबसे पहली टॉपिक दैट व्हाट इज लॉ। लॉ क्या होता है? हमें पता है कि हमारा जो लॉ है दैट इज नथिंग बट a set of rules and obligations and duties। यानी कि हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, हमारे कुछ obligations हैं जिनको हमें पूरा करना होता है, हमारे कुछ कर्तव्य हैं, है ना, जो कि हम लोग इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया में जो भी लॉ है, जो भी रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हमको रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग क्या करते हैं, जब भी आप लोग स्कूल जाते हैं, अपने क्लास में बैठे होते हैं, तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि आपको गवर्न करने पड़ते हैं, जो स्कूल ने आपके ऊपर लगाए होंगे कि आप इस तरीके से बात करोगे। मे बी आप लोगों के स्कूल में इंग्लिश बोलना कंपलसरी था, तो ये आपके स्कूल का एक रूल हो सकता है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको रोज जो है आपके नेल्स चेक हो रहे हैं कि आपने प्रॉपर्ली ट्रिम करे हैं, नहीं करे हैं। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं उनको हम लोग रूल्स बोलते हैं, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज। तो जैसे वहां पे स्कूल लेवल पे वो रूल्स थे, वैसे ही एज एन इंडियन सिटीजन आपके ऊपर भी कुछ कानून हैं जो उसको गवर्न करते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके अंडर आती हैं, जो आप जिन चीजों के तहत काम करते हो, राइट। तो ये वही चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार आपके ऊपर जिन नियम कानूनों को लगाती है, अप्लाई करती है फॉर सिक्योरिंग द वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। तो ताकि जैसे स्कूल में आप एक अच्छे से एक वेल ग्रूम्ड प्रोफेशनल बन पाओ, इसीलिए आपके ऊपर रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज को इम्पोज किया जाता था। वैसे ही भारत में आप अपने कंट्री में एक अच्छे तरीके से रह पाए, एक नॉर्मल पूरे सोसाइटी का उद्गार हो, वेलफेयर हो और जस्टिस सिस्टम में कोई खराबी ना हो, दैट इज किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो, क्राइम हो, पनिशमेंट हो, तो क्राइम हो तो उसको अप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिले, ये सभी चीज़ें इसी के लिए हमारा लॉ एनफोर्स किया गया था, कानून बनाया गया था कि लड़ाई झगड़ा, क्राइम, सारी अजीब सी चीज़ें, उन सभी चीज़ों के लिए क्या पनिशमेंट होगी, क्या रूल्स होंगे, किस तरीके से एक सिटीजन ऑफ इंडिया को रहना चाहिए, इसी सब प्रोसेस के लिए हमारे ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस बनाई गई थी। किसने बनाई थी? भारत की सरकार, बाय द इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। बनाई तो लॉ मेकर ने थी, लेकिन इम्पोज हमारी गवर्नमेंट ने करी थी। इंडियन लीगल फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट्स द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर कंट्री। जो भी हमारे देश का सोशल व्यू पॉइंट चल रहा है, इकोनॉमिक, लीगल जो भी चल रहा है, वही चीज़ हमारा ये जो है इंडियन लीगल फ्रेमवर्क, जो इंडिया में जो है कानून का एक स्ट्रक्चर है, किस तरीके से बना है, वो जो हम अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ते जाएंगे, ये सभी कुछ हमारे एक टर्म के अंदर आता है, जिस टर्म को हमने नाम दिया है हमारा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आपको नाम से ही ये चैप्टर में समझ में आ रहा होगा कि भारत में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्न करेंगी हमारे चीज़ों को, उसका पूरा फ्रेमवर्क, पूरा एक सिनेरियो किस तरीके से गवर्न करेंगी, कानून कैसे अप्लाई करेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में
धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। अब हमारा आ गया कि लॉ बनने का प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस। ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है इस वाले टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन के अंदर कि हमारे लॉ बनने का प्रोसेस क्या होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हमारे लॉ बनने का क्या प्रोसेस होता है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, देखो सबसे पहले आपका जो लॉ है ना वो एक बिल की तरह पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ अ बिल इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में हमने उस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर क्या होता है, बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशंस होते हैं उस बिल के अराउंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप अपने ऑफिस में जाते होंगे या फिर आप कॉलेजेस में जाते होंगे। आप कहाँ ऑफिस में जाते होंगे, आप लोग तो छोटे छोटे बच्चे हो, लेकिन आप अपने कॉलेजेस में जाते होंगे, स्कूल में भी आपने ये चीज़ देखी होगी कि कभी भी कोई न्यू चीज़ को इंट्रोड्यूस करने से पहले सबकी राय ली जाती है, बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद हम लोग एक कंक्लूजन पे आते हैं। वो सभी बहुत सारे डिस्कशंस के बाद में हम लोग एक व्यू पॉइंट पे आते हैं। या अपने घर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोगों के घर में जब भी मम्मी पापा कोई बड़ी, फॉर एग्जांपल आपको एक गाड़ी खरीदनी है, तो वो गाड़ी खरीदने से पहले मल्टीपल डिस्कशंस होते हैं कि ये वाली गाड़ी कैसी है, वो गाड़ी कैसी है। सब लोग अपने अपने राय देते हैं, अपना व्यू पॉइंट्स देते हैं और फिर जाके आप लोग एक डिसीजन पे आते हो। उसी तरीके से अगर किसी भी चीज़ को आपको एक्ट बनाना है तो उसके लिए एक बिल प्रपोज होता है कि ये हमारा बिल में लिखा होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो बिल पार्लियामेंट में प्रपोज किया जाता है। बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशंस के बाद में वो बिल आपका पास किया जाता है आपके लोकसभा के अंदर, पास्ड इन द लोकसभा। एक बार वो बिल लोकसभा से पास हो जाता है, उसके बाद ये भी जरूरी है कि वो बिल आपके राज्यसभा में पास हो। सो आफ्टर दैट इट हैज टू बी पास्ड इन द राज्यसभा। और यही नहीं, अभी भी कुछ बाकी है। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से पास होने से नहीं होगा, अभी भी हमको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का असेंट चाहिए, ठप्पा चाहिए उस बिल को एक एक्ट बनाने के लिए। अब आपको चाहिएगा असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे ही आपको प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या बोलती है कि ये एक्ट बन गया है। ठीक है, ये आपका एक लॉ बन गया है। और ये जो लॉ है आपका, इस लॉ को सेंट्रल गवर्नमेंट फिर नोटिफाई करती है इन द ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। दिस लॉ इज देन नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका कि इस तरीके से हमारा एक लॉ जो है, कानून जो है, वो ये पूरे प्रोसेस के थ्रू बनता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड में हो गई हूँ, राइट, ओके। और किस डेट से आपका ये कानून जो है वो इफेक्टिव हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी दैट डेट जो कि आपके नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन्ड है। ओके, जो भी डेट आपके नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, दैट इज हाउ the effective date of this is going to be, right? So इस स्लाइड में मैंने वही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि लॉ बनाने का क्या प्रोसेस होता है, तो आप इसको पढ़ लेना। इसी का फ्लो चार्ट फॉर्म जो है वो ये है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग आगे आएंगे और अब हम लोग आगे बात करेंगे दैट व्हाट इज द टाइप ऑफ लॉ इन द इंडियन लीगल सिस्टम। कितने तरीके के कानून होते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि कानून बनता कैसे है। अब बनने के बाद में कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ लॉज इन द इंडियन लीगल सिस्टम। तो हमारा जो कानून है ना, वो 3 से 4 तरीकों के होते हैं। सबसे पहले हो गया आपका क्रिमिनल लॉ, उसके बाद सिविल लॉ, उसके बाद आपका कॉमन लॉ और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। 4 तरीके के हमारे यहाँ पे कानून होते हैं। सो टाइप्स ऑफ लॉज, ठीक है, एक तो आ गया हमारा क्रिमिनल,
शैतान के लिए लॉज, एक आ गया हमारे सिविल लॉज, एक आ गया हमारा कॉमन लॉ, और एक आ गया आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो देखो क्रिमिनल लॉ जो है ना आपका, वो आपके दो उसके अंडर आते हैं जो गवर्न करते हैं। एक हो गया आपका आईपीसी, दैट इज योर इंडियन पीनल कोड, और दूसरा हो गया आपका सीआरपीसी, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सो क्रिमिनल लॉ के अंदर हमारे दो टाइप्स आ गए, दैट इज गवर्न बाय आईपीसी क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ इज गवर्न बाय आईपीसी एंड सीआरपीसी। ओके, अब देखो क्या होता है ना, क्रिमिनल लॉ मतलब क्राइम, जैसे कि चोरी, डकैती, थेफ्ट, रेप, मर्डर, असॉल्ट, ऐसी चीजें जो बहुत बड़े बड़े क्राइम्स हैं वो क्रिमिनल लॉज के अंदर आते हैं। क्रिमिनल लॉ को आईपीसी और सीआरपीसी गवर्न करता है। आईपीसी का मतलब हो गया आपका इंडियन पीनल कोड, ये आपको बताता है नेचर क्या है, मतलब जो भी क्राइम किया, अगर आपने थेफ्ट किया है, असॉल्ट किया है, मर्डर किया है, तो उसका नेचर क्या है, और उसको उसकी वजह से अगर आपने ये सब करा है तो आपको सजा कितनी मिलेगी, व्हाट इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट दैट यू आर गोइंग टू गेट, क्या आपको जेल होगी या फिर आपको फाइन देना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपकी आईपीसी के अंदर आती है। सो आईपीसी आपका बता देता है आपको नेचर, एंड पनिशमेंट। ठीक है, जबकि जो आपका सीआरपीसी है वो आपको प्रोसीजर बताता है कि वो जो पनिशमेंट है वो एग्जीक्यूट किस तरीके से होगी, क्या प्रोसेस होगा उस पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करने का। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन, ये समझ में आ गया। आईपीसी क्या बता रहा है कि ये नेचर है, ये पनिशमेंट है, सिर्फ उसने आपको फैक्ट स्टेट करके दे दिए, ये आपने जुर्म किया है, उसका ये नेचर है, ये आपको सजा मिलेगी। वो सजा किस तरीके से आपको मिलेगी वो आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो बताता है। यहां तक समझ में आया। सिविल लॉज क्या होते हैं? सिविल लॉज होता है आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। सिविल लॉ किस लिए होते हैं? चलो इसी से लिखते हैं। सिविल लॉज आपके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए होते हैं, लड़ाई झगड़ों को सलटाने के लिए आपका सिविल लॉ होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों में झगड़ा हो गया, ब्रीच हो गया किसी कॉन्ट्रैक्ट का, कोई कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी ने पूरा नहीं किया, खराब कर दिया, उसमें झगड़ा हो गया। उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कहाँ पे जाओगे? सिविल लॉ के अंदर आओगे। डिलीवरी ऑफ गुड्स टाइम पे नहीं हुई, आपने कुछ गुड्स खरीदे, वो गुड्स टाइम पे आपके घर पे नहीं आ पाए, वहां पे झगड़ा हो गया। रोजमर्रा के जितने भी झगड़े हो रहे हैं वो हमारे सिविल लॉज के अंदर आएंगे। सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो नॉर्मल में रोजमर्रा के झगड़े होते रहते हैं वो हमारे सिविल लॉज के अंदर आते हैं। कॉमन लॉ के अंदर क्या आता है? कॉमन लॉ के अंदर आता है आपके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है, जितने भी डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं वो पूरे इंडिया की टेरिटरी पे एप्लीकेबल हैं, यानी कि इंडिया में जितने भी कोर्ट्स फंक्शन कर रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानना ही पड़ेगा। और इसी में हमारा एक टर्म भी आता है जिसको बोला जाता है स्टेर डिसाइसिस। स्टेर डिसाइसिस, इसका क्या मतलब होता है? टू स्टैंड बाय what is decided, to stand by what is decided, that is what is stare decisis। यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है वो एज इट इज आपके पूरे इंडिया के हर कोर्ट पे एप्लीकेबल होगा। टू स्टैंड यानी द लोअर जुडिशरी has to stand by what is decided by the apex body which is the Supreme Court। जो भी लैंडमार्क जजमेंट, जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उनको लोअर जुडिशरी को सिमिलर केसेस में वही चीज अप्लाई करनी होगी। इसी को बोला जाता है स्टेर डिसाइसिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि टू गो बियॉन्ड व्हाट इज रिटन इन लॉ। गो बियॉन्ड
मतलब सिर्फ जो कानून में लिखा है ना, उसके अलावा भी आगे बढ़ो, थोड़ी अपनी और बुद्धि लगाओ और केस के हिसाब से, केस टू केस, आपको जो भी चीज ठीक लगती है उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन दो। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि किसी के साथ में भी खराब चीज ना हो, किसी को भी कोई भी सही इंसान को आप मुजरिम ना ठहराओ। एक नेचुरल जस्टिस, सभी को जो हक है एज अ ह्यूमन बीइंग जस्टिस का, जस्टिस ही करने का, वो चीज यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, दैट इज व्हाट कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और फिर से यहाँ पे एक टर्म आता है, वो टर्म क्या है मुझे आप बताओ, फटाफट से बताएंगे वो टर्म क्या है। Odae altum partum. Yes, very good. Odae altum partum. That is the right of being heard. एक नॉर्मल राइट, एक नॉर्मल सबका हक होता है। अगर दो मुजरिम को बुलाया गया है, दोनों मुजरिम को ये चांस दिया जाएगा कि वो दोनों लोग अपनी अपनी बात को प्रेजेंट कर सके, अपनी अपनी बात को जज के सामने रख सके। ठीक है, द राइट टू बीइंग हर्ड, चाहे आपने कुछ भी किया हो, आपकी साइड जरूर सुनी जाएगी। आप पेशी में आप क्या मोटो था करने का, क्यों करा, आपको सुना जरूर जाएगा। बिना सुने कोई भी आपका डिसीजन जो है जजेस नहीं देते हैं। और उसी का हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक वर्ड आ जाता है लैटिन, ऑडाई अल्टम पार्टम। ऑडाई अल्टम पार्टम, ठीक है। ओके, सो इसी के साथ में मैंने आपको सारे के सारे टाइप्स ऑफ लॉज जो हैं उनको अच्छे से समझा दिया। क्रिमिनल लॉ, इट पर्टेन्स टू द वायलेशंस ऑफ द रूल और पब्लिक रॉन्ग्स, बड़े बड़े चीजें, क्राइम्स, थेफ्ट, रेप, असॉल्ट, मर्डर, ऐसी बड़ी चीजें जो पब्लिकली गलत करी हैं आपने, जो आपने किसी दूसरे के साथ में गलत किया है। ठीक है, सो पब्लिक रॉन्ग्स and punishment for the same, it is governed under the IPC and CRPC जो मैंने आपको बता दिया। and rape, murder, theft, ये सारे आपके crime के examples हैं, जो कि आपके criminal law जो है वो उन सारे कामों को, उन सारे गलत चीज़ों को डील करता है। नेक्स्ट आ गया हमारा सिविल लॉ। सिविल लॉ में हमने बताया ही था, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंडिविजुअल्स के बीच में और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। तो झगड़ा क्या सिर्फ दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है? नहीं, इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकता है, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी हो सकता है। तो ऐसे सारे के सारे झगड़े हमारा सिविल लॉ गवर्न करता है, और सिविल कोर्ट एनफोर्स करते हैं द वायलेशन ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सिविल सूट। और बस इसमें आपका फैमिली लॉ आ जाता है, प्रॉपर्टी लॉ आ जाता है, लॉ ऑफ टॉर्ट आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी के घर पे कचरा फेंक दिया, उस पर्सन का एक बेसिक ह्यूमन राइट है कि वो एक साफ एनवायरनमेंट में रहे। आपने किसी और के घर कचरा फेंक कैसे दिया, ये लॉ ऑफ टॉर्ट है और ये सिविल लॉ के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें, फैमिली लॉ, फैमिली के रिलेटेड झगड़े जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड जो झगड़े होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारा सिविल लॉ जो है वो गवर्न करता है। और अगर आप किसी भी सिविल मैटर के डिस्प्यूट में फंस जाते हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सिविल कोर्ट्स में अप्लाई कर सकते हो अपनी पिटिशन के थ्रू, राइट, सिविल सूट फाइल कर सकते हो। कॉमन लॉ, द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और द केस लॉ इज द कॉमन लॉ। द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स विद इन इट्स टेरिटरी। दैट इज, सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स बॉडी इन इंडिया। उसके नीचे जितनी भी लॉ और जुडिशरी है, सब पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे। और दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। इसी को हम लोग स्टेयर डिसाइसिस की डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं। टू स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड और टू स्टैंड ऑन ऑल फोर लेग्स, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसी के जैसा एज इट इज टू स्टैंड ऑन ऑल फोर लेग्स। This was common law, and then we had the principle of natural justice. ये रहा आपका ordae artem partem, to go beyond what is written in law. Every person has a right to be heard, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया था। Okay. Okay. Now, what is the structure of the Indian judicial system? तो देखो,
इंडियन जुडिशरी किस तरीके से काम करी, अब हम वो चीज देखेंगे। जब भी कोई डिस्प्यूट होती है सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में, या फिर गवर्नमेंट्स और या फिर सिटीजन्स के आपस में, तो उस केस में क्या होता है, ये सारे डिस्प्यूट्स जो हैं उनको जुडिशरी रिजॉल्व करता है। हमारा इंडिया कितने तरीके से फंक्शन करता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, है ना। एग्जीक्यूटिव में आपका कौन से आ गए, आपके सारे IAS, ये सारे आपके एग्जीक्यूटिव्स में आ गए। PCS ऑफिसर्स, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पोस्ट हैं वो सारे आपके आ गए। लेजिस्लेचर यानी कि लॉ, और जुडिशरी यानी कि कोर्ट्स जिस तरीके से फंक्शन करते हैं, लॉ जिस तरीके से फंक्शन करता है, आपका जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, सारे के सारे कोर्ट्स आपके इस वाले चीज के अंदर आ जाते हैं। एंड द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया इज रेगुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट्स एंड कोड। जुडिशरी क्या करती है, जितने भी एक्ट्स बने हुए हैं उनको इंटरप्रेट करती है, उनका मतलब क्या है ना, उसको आसान भाषा में लेके आती है। प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग सिटीजन्स ऑफ लैंड एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, झगड़ों को सुलटाती है। जब भी कोई झगड़ा होता है आप जाते कहाँ, जब भी कोई झगड़ा होता है कोर्ट ही तो जाते हैं हम लोग। सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कौन करता है हमारे देश में, जुडिशरी करती है। और फेयरनेस मतलब एक सभी लोग नॉर्मल फेयरनेस के साथ रहें, सही चीजों को आगे बढ़ाएं, वो भी प्रमोशन ऑफ फेयरनेस भी हमारा जुडिशरी ही करता है, राइट। नाउ व्हाट इज द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। कोर्ट्स किस तरीके से बटे हुए हैं, सबसे ऊपर और सबसे पहला द अपेक्स बॉडी ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया इज द सुप्रीम कोर्ट। हमारे भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि न्यू दिल्ली में है, यानी कि जो भी आप मैक्सिमम जा सकते हो अपनी लड़ाई लेके, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर जुडिशरी टिल द वेरी टॉप। फॉर एग्जांपल अगर आपके जब आप आगे जाते हो, आपके पापा के ऑफिस में किसी से अगर लड़ाई होती है तो वो सबसे पहले अपने मैनेजर को बोलेंगे, अगर उसके साथ बात नहीं बन रही तो वो उसके मैनेजर को बोलेंगे, अगर उसके साथ भी बात नहीं बन रही तो वो शायद अपने टीम के लीडर को बोलेंगे। यही तो हायरार्की फॉलो करेंगे, है ना। उसी तरीके से जो सबसे ऊपर बॉडी है जिसका डिसीजन फाइनल होता है, उसके ऊपर आप अपील करने नहीं जा सकते। दैट बॉडी इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द अपेक्स बॉडी। और ये 26 जनवरी 1950 को ये आपका एस्टैब्लिश हुआ था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, जिसको आर्टिकल नंबर 126 के अंडर अपॉइंट किया जाता है। और जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी चीज सुन रही होती है ना, पेशी हो रही होती है, वहां पे एक बेंच में 7 जजेस जो हैं वो बिठाए जाते हैं। प्रिंसिपल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया का एक चीफ जस्टिस होते हैं और उनके साथ में 6 बाकी जस्टिस होते हैं। सो एक डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट लेता है उसके पीछे 7 लोग होते हैं, एक हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी हमारे 6 डिफरेंट जजेस, डिफरेंट मेंबर्स, ओके। And an individual जो है can seek relief in Supreme Court by filing a writ petition। अगर किसी को कोई चीज़ खराब लगती है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में एक रिट पिटिशन लेके, और सुप्रीम कोर्ट उसको रिलीफ दे देगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद में जो नेक्स्ट इन लाइन आता है दैट इज हाई कोर्ट। हर स्टेट के अपने अपने अलग अलग तरीके से हाई कोर्ट हो सकते हैं। 25 हाई कोर्ट जो है हमारे टोटल इंडिया के अंदर हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल जो है अगेन वो हाई कोर्ट जाके भी रिट पिटिशन फाइल करके रिलीफ जो है वो क्लेम कर सकता है आर्टिकल 226 के अंदर। देन हाई कोर्ट के जो नेक्स्ट कोर्ट आता है दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, वहां पे डिस्ट्रिक्ट जजेस बैठते हैं और ये सिविल लॉ मैटर्स के साथ में डील करता है, डिस्प्यूट्स के साथ में डील करता है एंड क्लेम्स फॉर डैमेजेस, यानी जितने भी सिविल नेचर की चीजें। क्रिमिनल के साथ में क्या आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डील करते हैं? नहीं, उसके लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। जितनी बड़ी घटना होगी उतनी बड़ी अथॉरिटी के पास जाना होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल नेचर के डिस्प्यूट्स के साथ में हमारे डील करते हैं। और कोर्ट ऑफ सेशंस भी जो है आपका वो डिस्ट्रिक्ट जजेस के साथ में होता है। विद द कोर्ट ऑफ सेशन जो है इट डील्स विद क्रिमिनल मैटर्स। सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका इस तरीके से आ गया कोर्ट्स के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बेस्ड ऑन द एरियाज कवर्ड बाय देम। और जिस भी सिटी में आप लोकेटेड हो, जिस भी स्टेट में आप लोकेटेड हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हो, वहां के पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में वो केस जाएगा। उसके आगे अगर अपील्स फाइल होती हैं तो फिर इट विल गो आगे आगे ऊपर ऊपर वो जाता जाएगा। And last but not the least, we have the Metropolitan Court, that is the lowermost judiciary base of the judiciary. Supreme Court, High Court, District Court and then आपका मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं जिनकी पावर्स चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बराबर होती हैं, ठीक है। ये इनको मुंसिफ्स बोला जाता है और ये उन जगह पे होते हैं जहाँ मेट्रोपॉलिटन जो है वहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा है और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास में
CJM यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर होती है, और एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर होती है, और एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के जितनी पावर होती है. With this, we have come to an end of our chapter, the Indian Regulatory Framework. It was very interesting. Basic था एकदम लॉ में किस तरीके से लॉ बनता है, कोर्ट्स कितने तरीके के होते हैं, प्रोसेस क्या है एक एक्ट बनने का, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी. आई होप आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको लिख सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू इट. और विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस क्लास. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन शॉट वीडियो. टिल देन, स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.